हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीड सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे लीड यूपीटीयू लेटरल एंट्री में आने वाले क्वेश्चंस का सिलेबस क्या होता है और उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तथा लीड के सिलेबस के हिसाब से हम जो जो टॉपिक हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो डेली अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लीड यूपीटीयू की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में अपने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। तो आइए अब उसके आगे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो हमारा जैसे कि 31 क्वेश्चन है। इन अ कॉलेज 30% स्टूडेंट फेल इन फिजिक्स, 25% स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स एंड 10% फेल इन बोथ। तो वन स्टूडेंट इज चूजन एज रैंडम। द प्रोबेबिलिटी दैट सी फेल्स इन फिजिक्स इफ सी हैज़ फेल्ड इन मैथ्स इज। तो इसमें क्या है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है किसी महाविद्यालय में 30% विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में और 25% गणित में होते हैं, 10% दोनों में। तो इसमें पूछा है कि किसी एक के चुन लिया जाए और वह क्या है, भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण है यदि वह गणित में अनुत्तीर्ण हो चुका है। ठीक है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 2/5। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट what RPM should a lathe be run to give a cutting speed 25 मीटर पर मिनट when turning a rod of a diameter 32 मीटर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है कि कटिंग स्पीड हमारा क्या होता है, पाई डी एन अपॉन 1000। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, वैल्यू रख के क्या निकाल लेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें कितनी आ जाएगी, जब आप इस फॉर्मूले में रख के एन की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 250 आरपीएम। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमलेस ट्यूब आर मेड बाय। जो हमारी सीमलेस ट्यूब होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, जो तो हमारी सीमलेस ट्यूब होती है वो पियर्सिंग द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, पियर्सिंग ऑपरेशन द्वारा बनाई जाती है, बल वेधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेट। तो हमारा कौन सा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो हमारा कौन सा मटेरियल है, वो है ग्रे कास्ट आयरन। हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के लिए ग्रे कास्ट आयरन यूज किया जाता है। सीमेंटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स आर नॉट यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारा सीमेंटेड कार्बाइड टूल होता है वो किसके लिए यूज नहीं किया जाता, तो वो है स्टील के लिए नहीं यूज किया जाता। ठीक है, तो हमारा सीमेंटेड कार्बाइड टूल स्टील के लिए यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर इज मेनली अलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारा जर्मन सिल्वर होता है वो किसका अलॉय होता है, तो जो हमारा जर्मन सिल्वर होता है वो क्या होता है, निकेल, कॉपर और जिंक का अलॉय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर इज, तो कॉपर इज आपको पूछा हुआ है, डिफिकल्ट टू बी वेल्डेड बाय स्पॉट वेल्डिंग, इजी टू बी वेल्डेड बाय स्पॉट वेल्डिंग, सुटेबल फॉर स्पॉट वेल्डिंग, नॉन ऑफ दीज। तो कॉपर हमारा क्या है, डिफिकल्ट टू बी वेल्डेड बाय स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है, डिफिकल्ट टू बी वेल्डेड बाय स्पॉट वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो किसका मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट होता है, कॉपर, ब्रास, ब्रेजिंग सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर। ठीक है, इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारा लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉफ्ट सोल्डर का। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर। ठीक है, तो जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मेड बाय कास्टिंग, मेड बाय वेल्डिंग, मेड बाय फोर्जिंग, सीमलेस स्टील सिलेंडर्स। ठीक है, तो जो हमारे सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर सीमलेस स्टील सिलेंडर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये सीमलेस स्टील सिलेंडर होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट आयरन एंड स्टील पाइप आर कास्टेड बाई। डाई कास्टिंग, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, स्लग कास्टिंग। तो जो हमारे कास्ट आयरन की स्टील पाइप होते हैं तो वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो वो हमारे बनाए जाते हैं ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के। ठीक है, सख्त उपकेंद्रीय ढलाई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज इन हार्डनिंग बाय कोल्ड वर्किंग इज कॉल्ड। वर्क हार्डनिंग, हॉट हार्डनिंग, कोल्ड हार्डनिंग, एज हार्डनिंग। ठीक है, तो द इंक्रीज इन हार्डनिंग बाय कोल्ड वर्किंग इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वर्क हार्डनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सरफेस इन कांटेक्ट टेंड टू मूव और मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम इनटू प्ले।
तो व्हेन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट टेंड टू मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो कौन सा हमारा फ्रिक्शन फोर्स आएगा? तो ओनली इफ द ऑब्जेक्ट आर सॉलिड, ओनली इफ वन ऑब्जेक्ट द टू ऑब्जेक्ट इज लिक्विड, ओनली इफ वन ऑब्जेक्ट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज गैसियस, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट आर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो इसका ऑप्शन आपको कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो वो सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन ऑफ अ बॉल बियरिंग इनसाइड अ स्मूथ कर्व्ड बॉल व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट स्लाइटली अबव द लोअर पॉइंट इज, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अ बॉल रोलिंग along the ground, friction acts on a boat moving on water, friction acts on a bicycle moving on a smooth road, friction does not act on a ball moving through air, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा? तो इसमें से हमारा डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। जो कह रहा है कि फ्रिक्शन डज नॉट एक्ट ऑन अ बॉल मूविंग थ्रू एयर, उसमें भी हमारा क्या होता है? फ्रिक्शन लगता है। यहाँ कह रहा है डज नॉट, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg स्लाइडिंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। तो कितना फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगा? तो हमें फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा वो है 0 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस है और क्या होगा? अपने से वो मूव वेलोसिटी उसकी होगी, ठीक है। तो हमें कितना उसके लिए फोर्स चाहिए? 0 न्यूटन। Next question, a girl stand on a box having 60 centimeter length, 40 centimeter breadth and 20 centimeter width in three ways. In the which of the following cases pressure exerted by the box will be maximum when length and breadth from the base, maximum when breadth and width the from the base, तो maximum when the width of the length from base, तो the same all the three cases। तो कब अधिकतम होगा हमारा प्रेशर? तब अधिकतम होगा जब आधार लंबाई चौड़ाई से बना हो, तब अधिकतम होगा कि जब हमारा आधार चौड़ाई ऊंचाई से बना हो, तब अधिकतम होगा जब हमारा आधार क्या हो? ऊंचाई लंबाई से बना हो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब हमारा अधिकतम तब होगा जब हमारा आधार क्या होगा? चौड़ाई और ऊंचाई से बना हो, ठीक है। तो उस समय क्या होगा? एरिया मिनिमम होगा, एरिया मिनिमम होगा तो हमारा क्या होगा? प्रेशर मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड विद 220 वोल्ट, ए फ्यूज वायर वाटरिंग मस्ट बी यूज्ड इट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। तो कोई विद्युत केतली है जो 220 वोल्ट पर प्रचलित होने पर 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति का उपभोग करती है। इसके लिए किस अनुक्रमांक के फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए? 5 एम्पियर का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन आई मसल्स, तो जो हमारा फोकस दूरी में वृद्धि कब होती है? तो आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम्स थिनर, कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम थिकर, रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम थिकर, कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम थिनर, ठीक है। तो इसका आंसर आप कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम थिनर। तो क्या होता है? शिथिल होती हैं और लेंस क्या होता है? हमारा पतला हो जाता है। तो क्या होती है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ द 1/5 ओम, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा टी, ठीक है, 1 एम्पियर का हो जाएगा, 1 ओम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9 if 27 is the add to it, the digit of the number get reversed, the number is। तो जो हमारा दो डिजिट का एक नंबर है उसका क्या है? सम क्या है? दोनों डिजिट का 9 है। इफ 27 अगर हम क्या करते हैं? उसको रिवर्स करके ऐड करते हैं तो उनका क्या हो जाता है? सम 27। तो वो नंबर हमारे क्या होंगे? तो वो नंबर हमारा कौन सा होगा? वो नंबर होगा 36, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हैज 4 रियल रूट, 2 रियल रूट, नो रियल रूट, 1 रियल रूट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नो रियल रूट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर्स n माइनस टू, 4n-1 एंड 5n+2 आर इन AP, देन द वैल्यू ऑफ n। तो n क्या हो जाएगा? तो अगर ये तीनों नंबर्स हमारे AP में होंगे तो हमारी n की वैल्यू कितना हो जाएगी? हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A-2 -5 B-2 5। ठीक है, तो इन दोनों लाइन को सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन क्या होगा? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट A 1 2 O 0 0 एंड CAB आर कोलिनियर देन। तो ये तीनों पॉइंट हमारे क्या है? कोलिनियर हैं। ठीक है, तो हमारे ए और बी में क्या रिलेशन होगा? ए और बी में क्या रिलेशन होगा? 2A = B। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है? 0 है। तो इसकी वैल्यू हमें पूछा हुआ है। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 3/4। ठीक है। Next question. To divide a line segment AB in the ratio 5:7, first a ray AX is drawn so that angle BAX in an acute angle. So acute angle and then it equal distances point are marked on the ray AX such that the maximum numbers of these points is। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट द स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ एरियाज। ठीक है, तो यदि एक वृत्त की का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का क्या अनुपात हो जाएगा? उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 14:11। ठीक है, 14:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 solid spheres of the same size are made by melting a solid metallic cylinder of the base diameter 2 cm and height 16 cm. The diameter of each sphere is। तो दोनों स्पेयर का हमारा डायमीटर क्या हो जाएगा? उसका डायमीटर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम। तो क्या होगा? तो जो हमारे एक सिक्का हमारा क्या है? 6 बार उछाला जाता है, तो संभव परमाणु संख्या प्रायिकता क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 64। अगर एक सिक्का हमारा 6 बार उछाला जाता है तो कितने हमारे टोटल आउटकम्स हो सकते हैं? 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू सक्सेसिव टर्म्स इन द expansion of 1 plus x की पावर 24 whose coefficient are in the ratio of 1:4 are। तो ऐसा ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसका रेशियो 1:4 होगा? तो ऐसा हमारा कौन सा टर्म होगा? 5th and 6th टर्म, जिसका रेशियो क्या होगा? 1:4। इफ fx इक्वल टू 1 plus x square plus x cube dot x की पावर 99 plus x की पावर 100 देन f'1 इज इक्वल टू। तो f'1 इक्वल टू क्या होगा? 1 टाइम इसका डिफ्रेंसिएशन देन x इक्वल टू 1 रखने पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी? तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी? 50/50। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। राइट आंसर। इफ -3x + 16 लेस देन -13 देन। तो हमारा x का किसके किसके बीच में लाई करेगा? तो x हमारा लाई करेगा 10 to ∞। ठीक है, इसके बीच में हमारा x लाई करेगा। A body is falling freely under the action of a gravity alone in the vacuum. Which of the following quantities remain constant during fall? ठीक है, तो कौन सी हमारी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी अगर हमारा एक बॉडी क्या है? फॉल हो रहा है अंडर फ्रीली एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन द वैक्यूम। तो हमारी कौन सी एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगी? तो कौन सी एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहेगी? हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, बाकी सारी एनर्जी क्या होंगी? कांस्टेंट नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्प्रिंग विथ 1
end attached to a mass and the other of a rigid support is stretched and released. तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन जस्ट रिलीज्ड इज मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन एट इट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज मैक्सिमम, स्पीड इज मिनिमम व्हेन मास इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मैक्सिमम वेदर द स्पीड इज मिनिमम। तो क्या कर रहा है, एक स्प्रिंग है जिसका परिमाण क्या है, एक सिरे को द्रव्यमान से दूसरा सिरा क्या है, दृढ़ आधार से जुड़ा है, खींचकर छोड़ दिया जाता है। त्वरण का परिमाण कब अधिकतम होगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछा हुआ है, तो कब अधिकतम होगा, तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम व्हेन जस्ट रिलीज्ड इज मैक्सिमम। जैसे ही छोड़ा जाता है तो क्या होगा, हमारे एक्सेलरेशन का परिमाण मैक्सिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेंटर ऑफ द मास लाई आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। फॉर विच द फॉलोइंग डज नॉट द सेंटर ऑफ मास लाई द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, निम्न में से किस पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसके बाहर स्थित होता है। तो ऐसा कौन सी हमारी बॉडी हो जाएगी, ऐसी बॉडी हमारी हो जाएगी ए बैगल। चूड़ी जो होती है इसकी क्या होगी, इसका जो होगा इससे बाहर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ अ वायर इज डबल्ड द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो क्या है, टेम्परेचर ऑफ वायर डबल हो जा रहा है तो उसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या चेंज आएगा, तो उसकी विल डिक्रीज। तो जो उसकी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है, विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉपर एंड अ स्टील वायर ऑफ अ सेम डायमीटर आर कनेक्टेड end to end. A deforming force F is applied to its component wire which caused a total elongation of 1 centimeter. The two wires will have, ठीक है। तो समान व्यास के एक कॉपर एवं स्टील के तारों को एक सिरे से मिलाकर जोड़ा गया है। इन संयुक्त तारों पर कोई विरूपक बल F लगाया जा रहा है तो इनमें 1 सेंटीमीटर की कुल वृद्धि कर देता है। तो इन तारों में क्या होगा, दी सेम स्ट्रेस एंड डिफरेंट स्ट्रेन, डिफरेंट स्ट्रेस, डिफरेंट दी सेम स्ट्रेन, दी सेम स्ट्रेस एंड सेम स्ट्रेन। तो क्या होगा, दो तार हमारे क्या है, कॉपर एवं स्टील के हैं, इनको इनका सिरा मिलाकर क्या है, जोड़ दिया गया है, इन पर एफ बल लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए सही होगा, द सेम स्ट्रेस एंड डिफरेंट स्ट्रेन। स्ट्रेस तो हमारा सेम होगा लेकिन स्ट्रेन क्या होगा, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इस क्या है, प्रोपेन, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, इसमें से क्या है, ये हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें क्या हो जाएगा, मेथेन। सीएनजी गैस हमारी क्या है, मेथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर देन 70% ऑफ अ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन फाउंड इन, पशुधन आबादी का 70% से अधिक कहाँ पर होता है, ये हमारा जीके क्वेश्चन है। तो ये हमारा होता है इंडिया एंड चाइना, ठीक है। पशुधन आबादी का 70% से अधिक कहाँ पर पाया जाता है, इंडिया एंड चाइना में। तो इफ कॉपर इज केप्ट इन ओपन एयर इट स्लोली लूजेज इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन्स ए ग्रीन कोटिंग, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो हमारा जब क्या होता है, ओपन एयर में कॉपर को रखते हैं तो क्या हो जाता है, शाइनिंग इसकी लूज हो जाती है, किसके कारण होती है, ये हमारी होती है CuCO3 कंपाउंड जो बन जाता है, तो इसके कारण होती है, ठीक है, एयर में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। द इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वेड बाय द चिपको मूवमेंट इज। तो चिपको मूवमेंट द्वारा कौन सा हमारा जो है महत्वपूर्ण संदेश फैलाया गया था, टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट, टू इग्नोर द कम्युनिटी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट, टू कट डाउन द फॉरेस्ट ट्रीज फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज, गवर्नमेंट एजेंसी हैव टू अनक्वेश्चनेबल राइट टू ऑर्डर डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स, वन संरक्षण के प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैवन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवन बिलो। अगर इस गिवन बिलो में जो नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिविंग बिलो। तो जो हमारे फूड चेन नीचे दी हुई है, अगर इसमें डियर क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए, तो हमारा क्या होगा, तो द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीजेज, द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीजेज, द टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेज द एंड पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेज। तो हमारा क्या कौन सी चेन दी हुई है, हमारी चेन दी हुई है ग्रास डियर टाइगर। अगर इसमें से क्या हो, डियर हट जाए, तो हमारा क्या इसमें से पॉसिबल होगा, तो इसमें से हमारा क्या पॉसिबल होगा, इसमें से हमारा डी पॉसिबल होगा। द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेज एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेज। तो ना ग्रास, डियर जो है वो ग्रास को नहीं खाएगा, तो हमारा टाइगर का क्या है, पॉपुलेशन कम हो जाएगा, क्योंकि टाइगर को डियर नहीं मिलेगा, और क्या है, ग्रास की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएट विथ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये ऐसा कौन सा हमारा डिसऑर्डर है जो क्या है, एसोसिएट डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएट नहीं है। तो ऐसा हमारा कौन सा डिसऑर्डर है, ऐसा है टिटनेस। ठीक है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, बाकी क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स कैन बी ग्रोन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। Soil with essential nutrients, water and essential nutrients, either water or soil with essential nutrients, water और soil without essential nutrients। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, आइदर वाटर और सॉइल विथ essential nutrients। जल अथवा मृदा दोनों में से किसी एक में आवश्यक पोषण मौजूद रहो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स। तो जो हमारे लंग्स होते हैं किसको रिमूव करते हैं, तो जो हमारे लंग्स होते हैं CO2 को रिमूव करते हैं। ठीक है, हमारे हृदय जो होता है वो क्या करता है, फेफड़ा हमारा CO2 को रिमूव करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो देखने के लिए, और अपडेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके क्वेश्चंस को आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।